तो चलिए गाइस, आज हम लेके आए हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो। और ये वीडियो होगा बेसिकली जो आपने टाइटल में देख लिया होगा, 2018 फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर। इस वीडियो में हम 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बारे में पूरा डिटेल से इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो कैसे चालू हुआ था, क्या रीजंस थे, क्या कॉजेज थे, क्या इफेक्ट थे। वो सब का इन्फॉर्मेशन हम आपको इस सिंगल वीडियो में दे देंगे। अगर आपको और मतलब एकदम फिल्मी रूप में अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक मूवी बनी है इसके ऊपर, और उस मूवी का नाम है द बिग शॉट। ये मूवी का नाम है। ये एक बेसिकली एक बंदा था, माइकल ब्यूरे, उसके ऊपर बनी है कि उसने कैसे ये जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको प्रिडिक्ट किया और उसका एडवांटेज उठाया। तो बस ये उसके ऊपर मूवी बनी थी, और इसमें आपको पूरा उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन वो तो पूरा 2 घंटे के आसपास की मूवी है, उससे अच्छा आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको शॉर्ट में ये सब कुछ समझ जाइएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली बता देते हैं कि हम क्या क्या कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि 2018 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ क्यों था, क्या क्या बैकग्राउंड रीजंस थे इसकी वजह से क्राइसिस हुआ था। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि इससे किसका किसका कितना नुकसान हुआ था, मतलब क्या क्या हुआ था, कितना इफेक्ट पड़ा था वर्ल्ड इकोनॉमी पे। और फिर इसके बाद हम जाएंगे कि इसके जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए जो यूएस का जो गवर्नमेंट था उसने क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या सब कुछ इसके उपाय थे जो उन्होंने किए थे, बराबर। और ये जो बेसिकली जो थर्ड पार्ट मैंने बोला, जो उपाय थे जो 2018 फाइनेंशियल क्राइसिस के, वो हम अगले वीडियो के पार्ट में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले ये सब बता देते हैं कि कैसे हुआ था, क्या क्या इसकी वजह थी, कॉजेस और इफेक्ट क्या क्या थे, वो सब बता देते हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं। सो ये जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था वो हुआ था बेसिकली रियल एस्टेट की वजह से। रियल एस्टेट यानी जो घर खरीदते बेचते और अपार्टमेंट बिल्डिंग वो सब चीज़ों की वजह से, मतलब रियल एस्टेट की वजह से एज ए होल। सो इसकी शुरुआत हुई थी कि मतलब पहले से यूएस का जो मार्केट था, जो रियल एस्टेट मार्केट था, उसमें जो घर के प्राइजेस है वो एकदम आसमान की तरफ जा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, जिसकी वजह से जो ये डिमांड थी, घर की जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी। सो अभी लोग ने सोचा कि हाँ, घर की डिमांड बढ़ रही है तो अभी मेरे को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सो मुझे इसमें प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मुझे इससे प्रॉफिट मिले। सो ये दिमाग, मतलब ये ख्याल सबके दिमाग में आया, और बेसिकली बैंक के दिमाग में भी आया होगा। तो बैंक ने क्या किया कि वो तभी मतलब जो बात चालू हुई थी, मतलब जब ये चालू हुआ था प्राइसेस बढ़ना, तब जो इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट रेट यानी अगर आप किसी लोन लेते हो तो लोन पे आपको कुछ इंटरेस्ट हर साल या हर महीने पे करना पड़ता है, वो बहुत कम था। यूएस में मतलब ऑलमोस्ट जीरो से थोड़ा ऊपर था, मतलब 1% के आसपास था। फॉरेन मतलब ऐसा एग्जांपल के लिए आप 1% के आसपास मान लीजिए इसको। ठीक है, तो बैंक वालों ने सोचा कि अभी इंटरेस्ट रेट 1% है, तो अभी मैं लोगों को लोन देना चालू कर देता हूँ। मैं अगर लोन देना चालू करूँगा तो लोग लोन लेंगे, उससे घर लेंगे, उसका 1% इंटरेस्ट रेट मेरे को ही मिलेगा, तो प्रॉफिट तो मेरा भी है, बराबर। सो बैंक ने ये सोचा ये कर देते हैं। ठीक है, तो बैंक ने लोन देना चालू किया, लोगों को लोन देना चालू किया। तो लोगों को लोन देते देते मतलब उनको प्रॉफिट, मतलब उनको देखा कि मतलब अरे भाई 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 ये कितना पैसा मिल रहा है मेरे को, मतलब 1-1% करके, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, तो एक बहुत फ़ायदे का सौदा है, तो मेरे को और भी ये सब करने चाहिए और फैलाने चाहिए। लेकिन उन बेचारे लोगों को पता नहीं था कि ये जो बैंक से लोन ले रहे हैं वो लोन के ऊपर अभी फ़िलहाल तो सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट है, मतलब अभी फ़िलहाल कम इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जब भी यूएस का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, मतलब जब जो फेडरल रिजर्व यानी एक यूएस का बेसिकली सबसे बड़ा बैंक, यानी जो सब करेंसी पैसे को कंट्रोल करता है उसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं, जब वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तब ये लोग भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और तब इंटरेस्ट रेट जब 4-5% के आसपास जाएगा तब लोग दे नहीं पाएंगे, तब क्या होगा। तो ये किसी को पता नहीं था कि उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो वेरिएबल है, यानी वो आगे जाके चेंज हो सकता है, हमेशा 1% नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो बैंक ने सोचा कि हाँ अभी तो 1% मिल रहा है, आगे जाके 3-4 भी मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो भी इतने लोग को तो दिया, अभी और लोग को देना चाहिए, अभी और लोग ढूंढने चाहिए मेरे को। ठीक है, सो उसके लिए ये रास्ते पे से किसको भी उठा के किसी को भी लोन देते थे। नहीं समझ जाइए, एक भिखारी जा रहा है, ए इकड़े इकड़े इधर आ, उसको भी बुला के लोन देते थे भाई लोग, उसको लोन देते थे। बोलता तेरे को घर चाहिए क्या भाई, बोलता है हाँ चाहिए मेरे को, तो बोलता है ये ले मैं तेरे को लोन देता हूँ, तो बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है,
भाई तू 1% तो दे सकता है ना। बोलता है हाँ 1% तो मैं दे सकता हूँ। मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, समझ जाए, मतलब ये रेट थोड़ा अलग थे, समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 लाख का घर है तो 1 लाख का 1% यानी 1,000 हुआ। तो बोलते तू 1 साल का 1,000 नहीं दे सकता, तू भिखारी, मतलब इतना तो कमाता होगा तू। बोलता हाँ ठीक है, इतना तो कमाता हूँ मैं, इतना मैं दे सकता हूँ। तो बैंक ने ऐसे किसी भी बंदे को पकड़ के ऐसा लोन देना चालू किया। ठीक है, तो ये हुई बैंक की बात। अभी लोगों ने सोचा कि अभी बैंक इतना पैसा कमा रहा है, इसकी वजह से मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मुझे इससे पैसा मिले। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि मैं बैंक से ये लोन खरीद लेता हूँ, यानी बैंक ने उनको लोन दिया, बराबर। सो अभी वो लोन बैंक के पास है, वो हर महीने 1% का इंटरेस्ट बैंक को देते हैं, 1% का इंटरेस्ट हर महीने बैंक को मिलता है, बराबर। सो लेकिन लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैं पैसा देके ये लोन को ही खरीद लूँ, तो फिर हर महीने या फिर हर साल 1% का इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा। तो लोग ने सोचा कि ऐसा करते हैं, चलो। तो वो लोग बैंक से ये जो लोन थे वो लोन खरीदने लगे। बेसिकली जो घर के ऊपर लोन देते हैं उसको मॉर्गेज कहते हैं। तो लोग ये मॉर्गेज खरीदने लग गए, बैंक से मॉर्गेज खरीद रहे हैं। देख सकते हो आप लोगों की पागलपंती कि लोग क्या क्या कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो लोग ये सब खरीदने लग गए। सो फिर लोग ये सब खरीदने लगे तो बैंक ने सोचा कि हाँ मुझे 1% मिल रहा था, मैंने ये उसको बेच दिया, तो अभी 1% उसको मिल रहा है, लेकिन उसका 1% पूरा तो नहीं मिल रहा है, उसको 1% का कुछ पार्ट मिलेगा, मेरे को भी कुछ कमीशन तो चाहिए बीच का, मैंने कुछ कमीशन दे दिया। तो बैंक ये सोचने लग गए कि उसको 1% का थोड़ा पार्ट मिल रहा है, मीन्स उसको समझ जाइए 0.90% मिल रहा है, 0.1% तो मेरे को मिल रहा है। मतलब इतना मेरे को तो फायदा हो रहा है बैठे बैठे, मेरे ऊपर कुछ रिस्क भी नहीं है, लोन वो दे रहा है, पैसा वो दे रहा है, मेरे को क्या है, मैं तो बीच में कमीशन खा रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक ने ये सोचा, अभी तो इसके ऊपर और करना चाहिए, हमें और प्रॉफिट चाहिए, तो हम और ये बेचेंगे, बराबर। तो वो लोग किसी को भी पकड़ के दे देते थे लोन, बराबर। तो फिर वो लोग ने चालू किया एक नया सिस्टम, जिसमें वो लोग लोन का एक पैकेट बनाते थे, मालूम है, जैसे आप रात को बैठ कर चिप्स का पैकेट तोड़ते हो, वो लोग ऐसा लोन का पैकेट बनाते थे। ऐसा पैकेट बना के, मतलब ऐसे बहुत सारे लोन, जैसे 5-10 लोन, ऐसा एग्जाम्पल के लिए 5-10 लोगों को लोन दिया, उसका पैकेट बनाया, पैकेट इसको बेच दिया और इसने पैसा दिया और इसको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, बराबर। तो बैंक ऐसा करते थे। तो अभी लोगों ने सोचा हाँ भाई इसमें हमारा फायदा है, बैंक ने सोचा हाँ भाई इसमें हमारा फायदा है, जो घर खरीद रहे थे उन्होंने सोचा इसमें हमारा फायदा है, नुकसान किसका है, किसी का भी नहीं, बल्ले बल्ले बल्ले, और क्या है अपना। ठीक है, तो फिर बात यहाँ तक पहुंची। सो फिर इसके बाद लोगों की लालच और बढ़ गई। ठीक है, उसके पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो पैकेट था वो पैकेट के ऊपर कुछ रेटिंग मिलती थी। रेटिंग मतलब आप समझ जाइए, ये जो लोन दिया है वो ऐसे इंसान को देना चाहिए कि, मतलब ऐसे इंसान को देना चाहिए घर खरीदने के लिए पैसा जो आपको वापिस दे सके। तो लोग भी यही सोचते थे ये पैकेट खरीदने के पहले कि ये पैकेट ऐसे किसी इंसान को मतलब पैसा मिलना चाहिए घर खरीदने के लिए जो पैसा दे सके। तो उनको चाहिए था रेटिंग, मतलब ये रेटिंग होता है लोन का, जैसे AAA रेटिंग या BBB रेटिंग, C रेटिंग, A+ रेटिंग, ऐसा सब रेटिंग होता है लोन का। तो लोगों ने सोचा मैं सिर्फ अच्छे रेटिंग वाले लोन के पैकेट ही खरीदूंगा, बराबर, सिर्फ अच्छे रेटिंग वाले लोन ही खरीदूंगा। तो बैंक ने भी यहाँ पे दिमाग लगाया कि मेरा पूरा पैकेट तो AAA रेटिंग वाला नहीं है, ऐसे 1-2 लोन उसमें AAA रेटिंग वाला डाल देता हूँ, बीच में थोड़ा लोन में CCC रेटिंग वाला भी डाल दूंगा, किसको क्या पता चलेगा, मेरे को पता है, रेटिंग वाले को पता है, और किसको पता है, ये लोग तो उल्लू बनेंगे, मेरे को पैसा मिलेगा और क्या। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक पहुंची। फिर ये जो रेटिंग की एजेंसी थी, ऐसी बहुत सारी एजेंसी होती है जो रेटिंग देती है, जैसे S&P, फिर इंडिया में क्राइसिल, इकरा, ये सब ऐसी, जैसे ICRA, इकरा, ये सब ऐसी बहुत सारी एजेंसी होती है जो रेटिंग देती है, बराबर। तो इन सब में शामिल हो गए। वो बोलते कि आप हमें इतना पैसा दो, हम आपके लोन को, पैकेट को अच्छी रेटिंग देंगे। 16 भी मिल गए, फायदा इसका हो रहा है, फायदा बैंक का हो रहा है, फायदा रेटिंग वाले का हो रहा है, फायदा घर खरीदने वाले का हो रहा है, किसी का नुकसान हो ही नहीं रहा है, बस सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचा कि लोग रेटिंग में टाइम पास गिरी कर रहे थे, मतलब ऐसा कुछ लोन थे वो अच्छे थे पैकेट में, लेकिन बाकी सब लोन बेकार थे। ठीक है, ये सब बेचा, फिर उनको समझ में आया नहीं, फिर मतलब इतने लोग को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभी और भी लोग जुड़ते जा रहे कि नहीं हम लोग को भी प्रॉफिट चाहिए, हम लोग को भी पैसा चाहिए, हम लोग को भी ये चाहिए, हम लोग को भी वो चाहिए। तो ऐसे करते करते इंश्योरेंस की कंपनियां भी आ गई। इंश्योरेंस की कंपनियों ने क्या किया, वो
जो ये पैकेट था लोन का उसके ऊपर इंश्योरेंस देने लग गई। आप समझ सकते पागलपन। मतलब ये घुस गया नदी में, ये भी डूबेगा, ये भी डूबेगा, ये भी डूबेगा, मतलब सब एक साथ ऐसे कनेक्टेड होते जा रहे हैं, और किसी एक को कुछ भी हुआ तो सब ऐसे वाट लगती जाएगी सबकी, बराबर। तो ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी ने इसके ऊपर इंश्योरेंस देना चालू कर दिया कि अगर भाई देख उस बंदे ने पैसा नहीं दिया तो तेरा पैसा मैं दूंगा, मैं इंश्योरेंस वाला, मैं तेरा पैसा दूंगा, बराबर। अभी लोग को क्या चाहिए, लोग का पैसा डूब नहीं रहा है, बैंक का तो कुछ जा नहीं रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है, इंश्योरेंस वाले को प्रीमियम मिल रहा है इंश्योरेंस का, लोगों को घर खरीदने के लिए पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए, मजे मजे, सब लोग जिंदगी एकदम मजे की तरह जी रहे थे। तो ऐसे होते होते ये मामला बहुत एक बुरे स्तर पर पहुंच गया। मतलब किसी को भी लोन देते थे, मैंने बोला जैसे भिखारी को, मतलब किसी भी इंसान को। तो फिर ऐसे होते होते जब मैंने बताया कि जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकता है, तो आखिर ऐसा ही हुआ, लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ। 2007 के आसपास बढ़ चुका था, 3-4% के आसपास पहुंच गया। फिर लोगों ने बोला कि पैसा तो नहीं है मेरे पास, कैसा दूं। बैंक ने बोला, मतलब लोग बैंक को बोलते थे मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं। तो बैंक बोलता था, जिस बंदे को मतलब बैंक लोन का पैकेट बना के बेचता था, तो बैंक उसको बोलता था सरप्राइज, इसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं देगा तेरे को। तो बंदा, लेकिन फिर बंदे को याद आता था, नहीं मैंने तो इसके ऊपर इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस वाले से पैसा मांगता हूँ। इंश्योरेंस वाले के पास पैसा मांगने गया, इंश्योरेंस वाला बोलता है सरप्राइज मेरे पास पैसा नहीं है। सबका उल्लू बन गया। मतलब बीच में फंसा कौन, बीच में जिस इंसान ने पैकेट खरीदा था वो इंसान फंस गया, ठीक है। सो ऐसे बहुत लोन सारे डिफॉल्ट होने लग गए, सबके सब में मतलब पैसा दिया था बैंक ने, वो सब पैसा वापस मिलता ही नहीं था। तो जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग गई, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम के चलते लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था तो लोग अभी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी पैसा नहीं था, तो ऐसी कंपनियां बंद होने लग गई, घर मतलब बैंक जब्त करने लग गए, घर खरीदेगा भी कौन, किसी के पास पैसा ही नहीं था, क्या करेंगे लोग, अभी क्या कर सकते हैं। जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा कम हो गया, जिसकी वजह से कंजप्शन या डिमांड आप बोल सकते, चीज़ों की डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने चीज़ें कोई भी चीज़ खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सिर्फ अमेरिका को नहीं, और भी बहुत सारे देश जो अमेरिका की करेंसी डॉलर इससे जुड़े हुए थे उसको बहुत सारा नुकसान हुआ। सो बेसिकली यही था पूरा कि ये जो कांड हुआ था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ था, बस यही था, यही सब था उसकी कहानी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके वापस से देखिए, आपको समझ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ये सब चालू हुआ था। तो फिर हम बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या था, इसके वजह से और क्या क्या हुआ। इसके वजह से जो घर के प्राइसेस थे वो बहुत गिर गए, तो जिन लोगों के पास पैसा था उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली घर खरीदने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज़ हुई कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। अभी कोई भी चीज़ अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो उसकी प्राइस मतलब गिरेगी, मतलब उसकी प्राइस गिरेगी, मतलब पैसा नहीं है लोगों के पास खरीदने के लिए, पैसा नहीं है तो अभी सरकार को कुछ करना पड़ेगा। सरकार बोलेगी ठीक है चल कोई कुछ नहीं खरीद रहा तो तुम लोग को पैसा देने के लिए मैं ये खरीद लेता हूँ, तो सरकार ने खरीदना चालू किया। अभी सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं है, सरकार को पैसा छापना पड़ेगा, तो सरकार पैसा छाप रही है जिसकी वजह से पैसे की कीमत कम हो रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं QE यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग, बराबर। ये मैं आगे की वीडियो में पूरा कवर अप करूंगा पूरे डिटेल में कि क्वांटिटेटिव ईजिंग होता क्या है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी और बहुत सारी देशों की इकोनॉमी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई, एक बहुत बुरा एकदम वाट लग गई इकोनॉमी की। सो बस ये सब चीज़ें हुई थी, और इसका जो अगला पार्ट होगा, अगला वीडियो होगा, उसमें हम इसका अगला पार्ट पेश करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया गया, क्या क्या चीज़ें हुई, तभी कौन कौन कंगाल हुआ, किसका डेथ हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मैं बताना चाहूँगा ये जो हमारा चैनल है इस पर हम हर हफ्ते 3 वीडियो लाएंगे, अब से मतलब एक रेगुलर शेड्यूल बना रहे हैं कि हर हफ्ते 3 वीडियो लाएंगे, कोई भी रेगुलरिटी नहीं होगा। एक वीडियो होगा जो हमारा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स था, उसमें लाएंगे हम एक वीडियो हर हफ्ते जब तक ये कोर्स ख़त्म नहीं होता, ठीक है। उसमें हम वीडियो लाएंगे, और 2 वीडियो हम ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक पे लाएंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वो सब चीज़ों पे लाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो अभी तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको लगता है कि इंडिया में जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में ऐसा क्राइसिस हो सकता है या होने वाला है,
मैं यहाँ पे आई बटन में एक वोटिंग का पोल रख रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि अगर होने वाला है तो यस दबा देना, नहीं लगता है नहीं होने वाला है कि मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होने वाला है कोरोना वायरस की वजह से, तो नो दबा देना। ठीक है, जो आपको लगता है वो दबा देना, और अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, थोड़ा सा मेहरबानी हो जाएगी मेरे पे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।